ठीक है, चलो। तो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था रूल नंबर 63 से रूल नंबर 133C तक, ठीक है। तो आज का हमारा रूल है और सबसे लास्ट रूल्स है, इसके बाद और रूल्स नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारा कोर्स थोड़ा फास्ट जाएगा। रूल्स के लिए जो 4-5 मिनट 10 मिनट खर्चा होता था वो और खर्चा नहीं होगा। रूल नंबर 134 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 क्या बोलता है कि शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने के लिए डीजीसीए उनको जो अप्रूव करता है क्या देता है, एओसी देता है, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। तो वो शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के लिए, कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के लिए, जिसको तुम शेड्यूल ऑपरेटर बोल देते हो, तो किस रूल के अनुसार उनका अप्रूवल देता है, रूल नंबर 134 के अनुसार। अगर तुम बोलोगे नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या जस्ट तुम जिसको क्या बोल देते हो, नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेशंस बोल देते हो, एनएसओपी, उनको भी क्या देता है, किस रूल के हिसाब से देता है, 134A के हिसाब से। अगर शेड्यूल्ड आया तो 134, अगर नॉन शेड्यूल्ड आया तो 134A। लेकिन तुम अगर एरियल वर्क ऑपरेशंस के लिए, ये भी लगभग नॉन शेड्यूल में ही आता है, ठीक है, लेकिन एरियल वर्क स्पेशलाइज्ड सर्विस में आता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस में, तो उसके लिए रूल एप्लीकेबल होता है 134B। ओके, 134B। अगर तुम ये ऑपरेटर बन रहा है, जो भी एप्लीकेशन भरेगा, फीस वगैरह देगा, हाँ कि नहीं, देगा कि नहीं? yes, तो वो फीस रूल 134C के अनुसार दिया जाता है। तो फीस के बारे में मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। सबसे स्टार्टिंग में फीस किस रूल में पढ़ा था तुमने? 35 इतना रूल है जो फीस में कंफ्यूज करता है। ये रजिस्ट्रेशन का फीस है, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन का। ओके, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन का फीस है, ओके ना। और ये जो है, ये किसका फीस? लाइसेंस फी, एमी लाइसेंस, एएमई लाइसेंस का हो गया, या तुम चाहते हो सीओफए के लिए, या चाहते हो तुम टाइप सर्टिफिकेट के लिए, टाइप सर्टिफिकेट, है नहीं, इस तरीके का फीस है जो एयरवर्दनेस से रिलेटेड कुछ आइटम्स है, कुछ चीजें हैं, वो हासिल करने के लिए तुम्हें जो फीस देना पड़ता है वो रूल नंबर 62 के अनुसार दिया जाता है। अगर तुम 133C में जाओगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल करने के लिए जो फीस है वो कहां से आता है, 133C से आता है। 133C के अकॉर्डिंग तुम फीस दोगे डीजीसीए को। अगर तुम ऑपरेटर बनना चाहते हो, वो शेड्यूल ऑपरेटर हो या नॉन शेड्यूल ऑपरेटर हो, ठीक है, तो उसके लिए तुम जो फीस दोगे 134C के अनुसार दोगे। ओके, इतना था तुम्हारी रूल, इसके बाद और रूल नहीं है। तो मैं रूल्स को थोड़ा फिर से रिवाइज कर देता हूँ तुमको, रिवाइज मतलब सिर्फ दिखा देता हूँ। तुम रूल्स में कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज करना मत। ये रूल नंबर 2 से लेके हम हर रूल्स पढ़े हैं, हर रूल पढ़े हैं, रूल्स में तुम कोई भी ये मत करना। मैंने इतना रूल्स एक्सट्रैक्ट किया हूँ जो तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या चल रहा था, 145, तो 145 में रिटर्न होते हैं। आज का टॉपिक क्या था, कल हम क्या पढ़ रहे थे, कल हम पढ़ रहे थे कि एरर कैप्चरिंग मेथड कब किया जाता है, जब कोई क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क होता है, आगे नहीं, वो सब हमने कंप्लीट कर दिया था। तो उसमें से हमने एक टास्क बाकी था, एक एग्जांपल दिया हुआ था कि इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन क्या है। इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन एक एरर कैप्चरिंग मेथड है। क्या है, एक एरर कैप्चरिंग मेथड है, एक एग्जांपल दिया था। तो इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है इसमें दिया हुआ है, इसमें
दिया हुआ है इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। एन इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन शुड एंश्योर करेक्ट असेंबली, लॉकिंग एंड सेंस ऑफ ऑपरेशन व्हेन इंस्पेक्टिंग कंट्रोल सिस्टम्स दैट हैव अंडरगॉन मेंटेनेंस। मतलब तुमने क्या किया है, मेंटेनेंस कर दिया है और अभी तुम क्या कर रहे हो, इसको इंस्पेक्ट कर रहे हो ताकि वो कंट्रोल सिस्टम सही है क्या, या जिस सिस्टम के ऊपर भी काम हुआ है। ओके, तो इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन कौन करता है, कल मैं बताया था, बोलो। इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन, और वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और वो करने का वो फॉलोइंग पॉइंट्स को ध्यान रखेगा, वो जो भी मेथड्स को एडॉप्ट करेगा वो फॉलोइंग पॉइंट्स को फॉलो करेगा। ऑल दोज पार्ट्स of the system that have actually been disconnected or disturbed should be inspected for correct assembly and locking। देखो एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। तुमने एक एयरक्राफ्ट में गया, इंजन के ऊपर बहुत कुछ काम किया, इंजन का काउलिंग पता है, जो कवर है पता है ना, वो कवर को सही तरीके से लगाना भूल गया, या एयरक्राफ्ट के अंदर कॉकपिट में गया, कुछ काम किया, एयरक्राफ्ट की जो डोर है उसको सही से लगाना भूल गया, कौन, ड्यूरिंग टेक ऑफ फ्लाइंग वाले, ठीक है कि नहीं। तो क्या हो सकता है, इन दोनों केस में एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं। तो ऐसी चीजें ही एरर कैप्चरिंग मेथड्स में पकड़ा जाता है। बहुत छोटी छोटी गलतियां, लेकिन उसका जो रिजल्ट है बहुत हार्मफुल है, है। इसीलिए तुमने मेंटेनेंस करते हो तो बहुत सारी चीजें डिस्कनेक्ट डिसअसेंबली करते हो, तो वो मेंटेनेंस होने के बाद करेक्टली फिर से असेंबली किया है कि नहीं, फिर से लगाया है कि नहीं, वो चीजें देखेगा। ये इसका पहला स्टेप है, इसका जो भी प्रोसीजर रहेगा, लेकिन ये तो मेन मोटो रहेगा इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन करने का, दैट इज ए एरर कैप्चरिंग मेथड। ओके, अभी दूसरा, द सिस्टम as a whole should be inspected for full and free movement over the complete range। मतलब वो बोलेगा तुम्हें क्या करने के लिए, टेस्ट करके दिखाने के लिए। तुमने तो कोई मेंटेनेंस कर दिया, करके दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे वो क्या बोला है, इंस्पेक्ट फॉर फुल एंड फ्री मूवमेंट ओवर द कंप्लीट रेंज। वो सिस्टम को क्या करने के लिए बोलेगा, टेस्ट करने के लिए बोलेगा, मतलब करके दिखाने के लिए बोलेगा। जैसे तुम्हारे पास कोई एक एवियनिक्स सिस्टम है, ठीक है, मान लो कोई एडीएफ है या डीएमई है, ऐसे कोई टाइप का चीज है, उसमें तुमने कुछ काम किया, ठीक है, काम तो कर दिया है, मेंटेनेंस कर दिया है, लेकिन वो एक क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क में आता होगा, तो वो जो क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क करने के लिए आएगा, कौन सा क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क की बात हो रहा है अभी, सॉरी, एरर कैप्चरिंग मेथड करने के लिए आएगा, कौन सा एरर कैप्चरिंग मेथड की बात हो रहा है, इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन की बात हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन जब वो इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा तो क्या बोलेगा, पूरा का पूरा इंस्पेक्ट करूंगा, पूरा का पूरा टेस्टिंग करके देखूंगा तभी जाऊंगा, ठीक है। ये दूसरा चीज है, लेकिन उससे पहले देखेगा कि जो जो चीजें डिस्कनेक्ट हुआ है वो सही तरीके से फिर से कनेक्ट किया गया है कि नहीं। तीसरी बात, अगर तुम कोई कंट्रोल सरफेस के ऊपर काम किए हो, तो कंट्रोल सरफेस के ऊपर हमारा कंट्रोल सरफेसेस काम कैसे करते हैं, हम केबल्स लगाते हैं और उनको एक सर्टेन क्या देते हैं, टेंशन देते हैं, हाँ कि नहीं। तो वो सही से टेंशन है और अपनी न्यूट्रल पोजीशन में है कि नहीं, सही क्लियरेंस मेंटेन है कि नहीं कंट्रोल सरफेसेस और अपना जहाज की प्राइमरी सरफेस के अंदर, वो सारी चीजें देखने का काम भी यही है, यही करेगा कौन, इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। और क्या करेगा, the operation of the control system as a whole should be observed to ensure the controls are operating in a correct sense। ऑपरेट करके भी देखेगा, कॉकपिट में जाके बैठेगा, ऑपरेट करेगा, उसको डिस्प्ले में, इंस्ट्रूमेंट में सही डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं, आगे नहीं। तो ऐसे टोटल कितना चीजें करता है वो, सिक्स पॉइंट्स को कंप्लीट करता है, कुछ नहीं है, जनरल पॉइंट्स ही है, ठीक है। तो ये चीजें क्या करता है, एरर कैप्चरिंग मेथड्स में करता है। और एरर कैप्चरिंग मेथड यहाँ पे क्या है,
इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन है। और इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन करने के लिए कौन है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन। तो यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि किस किस को हम किस टाइप का टास्क को हम क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क बोलेंगे, और क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क के लिए हम क्या करते हैं? एरर कैप्चरिंग मेथड करते हैं, और काफी कुछ चीजें पढ़ा था। लेकिन आज हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क के ऊपर जो एरर कैप्चरिंग मेथड करते हैं उसका एक एग्जांपल है इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन, और वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये हो गया। अभी जो एरर कैप्चरिंग मेथड है उसमें एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वो क्या है? री इंस्पेक्शन। देखो, तुमको मैंने एक बार एक पढ़ाया था अनफोर्सिन केस, याद है? अनफोर्सिन केस याद है तुमको? यस सर। अनफोर्सिन केस, हाँ, अनफोर्सिन केस में क्या किया जाता था? जब वो वहां पे मेंटेन होके आ जाता था कॉन्ट्रैक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के पास से, तो डीजीसीए को तो 7 दिन के अंदर तुम इन्फॉर्म करते थे कि नहीं? उसके साथ तुम क्या करते थे? याद करो, उसके साथ तुम क्या करते थे? उसके साथ रिपोर्टिंग करने के साथ दूसरा क्या करते थे तुम? याद नहीं है? री इंस्पेक्शन करते थे जिस सिस्टम में प्रॉब्लम आया है। That re-inspection is also called a error capturing method। तो यहाँ पे एक दूसरा एरर कैप्चरिंग मेथड का नाम बताया है कि नहीं? तो जो एरर कैप्चरिंग मेथड इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन के लिए था, सेम मेथड ही है ये री इंस्पेक्शन, खाली नाम अलग है, और ये एक डिफरेंट एरर कैप्चरिंग मेथड है। तो जब भी ऑथराइज्ड पर्सन क्या कर देगा? परफॉर्म कर देगा मेंटेनेंस टास्क। कौन सा मेंटेनेंस टास्क? कौन सा मेंटेनेंस टास्क? क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क। क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क, क्योंकि ऑथराइज्ड पर्सन करता क्या है? वो एरर कैप्चरिंग मेथड थोड़ी ना अप्लाई करता है, वो क्या करता है? मेंटेनेंस करता है या मेंटेनेंस को सुपरवाइज करता है, हाँ कि नहीं? तो वो जब कर देगा तो ये इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन वो क्या करेगा? इंस्पेक्शन करने के लिए जाएगा। और वो हम कौन सा इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं? री इंस्पेक्शन की। री इंस्पेक्शन क्या है? एक एरर कैप्चरिंग मेथड है। और ये री इंस्पेक्शन किस केस में किया जाता है? जनरली अनफोर्सिन केस टाइप का सर्कमस्टांसेस में इस टाइप का री इंस्पेक्शन टाइप का एरर कैप्चरिंग मेथड किया जाता है। किसके द्वारा? इंडिपेंडेंटली क्वालिफाइड पर्संस के द्वारा। ओके, कोई डाउट है? ठीक है, तो इसमें इतना ही पढ़ते रहना, और ज्यादा कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मान लो 48C में क्या दिया था मेरे को बताओ। 48C में क्या दिया है वो मेरे को बताओ। 48C जाऊं फिर मैं? ठीक है, चलते हैं। और मिनिमम रिस्क, ये रहा 48 दिया है ना यहाँ पे। 48C में क्या बोला है? तुम जब मेंटेनेंस करते हो, मेंटेनेंस के टाइम पे तुम्हारी बिना अवेयरनेस की, अनअवेयरनेस में बहुत सारी एरर्स हो जाता है, ऐसे मल्टीपल एरर्स हो जाती है, या एरर्स होने का रिस्क रहता है, उसको तुम्हें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। कैसे करोगे मिनिमाइज? और डी में दिया है डैमेज इज शुड बी असेस्ड। ओके, उसके बाद ही मॉडिफिकेशन रिपेयर डाटा को यूज करके तुम मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर करोगे। जब भी तुम्हारे एयरक्राफ्ट में डैमेज होता है तो डैमेज को असेसमेंट करो कि डैमेज का डेप्थ कितना है, क्या हुआ है, क्या नहीं है। उसके बाद ही तुम क्या करोगे? मॉडिफिकेशन डाटा को यूज करके मॉडिफिकेशन करोगे। ओके, तो हम पहले सी का एएमसी पढ़ लेते हैं।
तो 48C क्या बोल रहा है? द प्रोसीजर शुड बी एम्ड एट, मतलब कौन सा प्रोसीजर की बात कर रहा है भाई? कोई बताएगा कौन सा प्रोसीजर की बात कर रहा है? या मैं जब हाईलाइट करता हूं तो थोड़ा ध्यान दिया करो। कौन सा प्रोसीजर्स की बात कर रहा है? कौन सा प्रोसीजर्स की बात कर रहा है? मिनिमाइजिंग मल्टीपल एरर। हाँ, तो तुम्हें ऐसे कोई देखो, कोई भी काम को एग्जीक्यूट करना है ना, तो प्लान या प्रोसीजर्स तो चाहिए ना। प्लान तो ऑलरेडी है मेंटेनेंस करने के लिए, दैट इज मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग, मास्टर प्लान है। लेकिन हमें प्रोसीजर्स चाहिए, कहाँ पे? हमारी एमओई में, आगे नहीं। तो ये प्रोसीजर्स चाहिए हमारी एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए एंड प्रिवेंट ओमिशंस। ओमिशंस मतलब छूट जाते हैं जो, जैसे तुमको एयरक्राफ्ट में भेजा काम करने के लिए, 4 काम दिया था उसमें से 3 ही किया और एक काम ऐसे ही भूल गया, तुम किया नहीं, वो ओमिशंस है। ठीक है, तो ऐसे चीजें को हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ना, क्या हाईलाइट कर दिया, देखो जल्दी से बोलो क्या चाहिए हमको ऐसे चीजें को मिनिमाइज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए? प्रोसीजर चाहिए। देयरफॉर द प्रोसीजर शुड स्पेसिफाई, ये 3 चीजें होगा उसमें। जो प्रोसीजर्स की बात कर रहा हूं मैं, हम जो प्रोसीजर्स करेंगे एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए, उसमें ये 3 चीजें होगा। क्या क्या होगा? कि जब भी कोई भी मेंटेनेंस टास्क कंप्लीट होता है, जब भी कोई भी एक मेंटेनेंस टास्क कंप्लीट होता है, वो मेंटेनेंस टास्क के लिए क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? साइन ऑफ आफ्टर कंप्लीशन। ईच मेंटेनेंस टास्क कंप्लीट होता है तो उसके लिए साइन ऑफ चाहिए। जब सारे मेंटेनेंस हो जाता है तो सारे के सारे साइन ऑफ मिल जाएगा, तो लास्ट को क्या मिलेगा? सबसे लास्ट को क्या मिलेगा? सीआरएस। तो हमें जनरली स्टार्टिंग में क्या पढ़ रहे थे? मेंटेनेंस होता है तो मेंटेनेंस के बाद सीआरएस मिल जाता है। नहीं, अभी तुम थोड़ा डीप में जा रहे हो, अंदर घुस के देख रहे हो कि मेंटेनेंस होता है तो क्या मिलता है? साइन ऑफ मिलता है, और साइन ऑफ सारे मिलने के बाद ही जाके सीआरएस मिलता है। तो तुम मेन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए तुम सारे के सारे मेंटेनेंस टास्क का क्या कलेक्ट करोगे? साइन ऑफ कलेक्ट करोगे। साइन ऑफ कलेक्ट कर नहीं है मतलब वो मेंटेनेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां पे किसी ने गलती किया है या किया ही नहीं है वो टास्क। इसका मतलब गलती को तुम पकड़ने में आसानी हो रही है, आगे नहीं। दूसरी बात, how the grouping of tasks for the purpose of sign off allows critical steps to be clearly identified। देखो, तुम जब काम करते हो ना, तो तुम्हें बहुत सारा काम दे दिया जाए लिख के, वो अलग बात है। तुम्हें ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए, किसको? टास्क को। ताकि तुमने इतना ग्रुप का इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ काम कर दिया तो तुम उतना के लिए क्या दे दोगे? साइन ऑफ दे दोगे। अगर वो क्रिटिकल होगा तो वो भी आइडेंटिफाई कर दिया गया होगा, और उस क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क होगा तो उसके ऊपर क्या परफॉर्म किया जाएगा? क्या परफॉर्म किया जाएगा? एरर कैप्चरिंग मेथड। ओके, तो इस तरीके से हमसे कोई गलती नहीं होगा। और तीसरा क्या बोल रहा है? दैट वर्क परफॉर्म बाय पर्सनल अंडर सुपरविजन। जो पर्सन सुपरविजन में काम कर रहे हैं, is checked and signed off by authorized person। कोई पर्सन अगर किसी के अंडर काम कर रहा है, मतलब कौन है वो? या तो ट्रेनी है, नया आया है, या टेम्पररी स्टाफ है, आगे नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड स्टाफ है, जो किसी के कोई भी हो, किसी भी टाइप का पर्सन हो, वो किसी के सुपरवाइजन में काम कब जरूरत पड़ता है? जब उसके पास कॉम्पिटेंसी थोड़ा कम है, कॉम्पिटेंसी का लेवल कम है, आगे नहीं। तो उस केस में उसको क्या बोल करा जाएगा? वो काम कंप्लीट करने के बाद साइन ऑफ नहीं दिया जाएगा,
वो काम को चेक कौन करेगा? ऑथराइज्ड पर्सन, और चेक करके ही साइन ऑफ देगा। तो कुल मिला के तीनों पॉइंट में एक कॉमन बात की ये किया है, एक कॉमन बात बोला हुआ है। वो क्या बात बोला हुआ है मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं और तुमसे सुनना चाहता हूं। साइन ऑफ। हर एक काम हो रहा है कि नहीं, साइन ऑफ। और साइन ऑफ कब दिया जाता है? जब भी कोई मेंटेनेंस होता है, और जो मेंटेनेंस करता है या सुपरवाइज करता है वो ही साइन ऑफ देता है, उसको ही ऑथराइज्ड पर्सन बोलते हैं। तो साइन ऑफ अगर तुमने सही से कलेक्ट कर दिया तो तुम्हें किस चीज को रोक पाओगे? मिनिमाइज कर पाओगे पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को, जो रिपीटेडली होते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को तुम खुद पढ़ना, इसमें एक कहानी दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं 48C में। 48C में क्या बोला है? उसी का गाइडेंस मटेरियल दिया है। टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ मल्टीपल एरर्स और एरर्स बीइंग रिपीटेड, मतलब एरर्स, मल्टीपल एरर्स को रोकना हो, या कोई एरर हो गया है वो रिपीटेडली ना हो, ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ये दो चीजें इंप्लीमेंट कर सकता है। दो चीजें क्या क्या है? एक प्रोसीजर्स टू प्लान द परफॉर्मेंस बाय डिफरेंट पर्संस ऑफ द सेम टास्क इन डिफरेंट सिस्टम्स। सही बात है ना भाई? एक टास्क दिया मैं तुमको, तुम में से कोई कौन है? जितेंद्र है, ठीक है, वो किया। मान लो मैं तेंदुलकर को बोला कि तू जाके उसका साइन ऑफ कलेक्ट कर और उसको चेक करके आ जा, तो ये जरूर गलती पकड़ेगा क्योंकि ये काम करने के लिए गया नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा? वो काम सही तरीके से कंप्लीट होगा, उसमें कोई एरर होगा तो ये पकड़ लेगा। तो एक काम को मैं डिफरेंट पर्सन्स को दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं? डिफरेंट पर्सन्स को दे रहा हूं सेम टास्क, तो हमारी एरर कैप्चर हो पाएगा। और उसके लिए प्रोसीजर बनाना है, ऐसे ही किसी को नहीं दे देनी है। वो पहला पर्सन जाके काम कंप्लीट करेगा, दूसरा पर्सन जाके ऐसे क्या करेगा, वो भी काम ही करेगा लेकिन क्या करेगा, ताकि पहला पर्सन ने जो किया है उससे छूट गया होगा या गलती किया होगा तो दूसरा पर्सन पकड़ सके, इसको देख के प्रोसीजर बनानी है। दूसरी बात, हम अगर यहाँ पे भी नहीं हो पाता है तो हमें डुप्लीकेट इंस्पेक्शन करनी है। एक एएमई जाके मेंटेनेंस किया, दूसरा एएमई जाके क्या करेगा? क्या करेगा? फिर से उसको करके देखेगा। मतलब पहला एएमई जाके, पहला सर्टिफाइंग स्टाफ या ऑथराइज्ड पर्सन जाके चेक किया, दूसरा पर्सन जाके फिर से उसको चेक करने लगेगा। तो दोनों में से अगर कोई पे गलती होगा तो पकड़ा जाएगा ना, क्योंकि डुप्लीकेट इंस्पेक्शन हो। डुप्लीकेट का मतलब दोबारा, ठीक है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 टाइम्स एक ही काम लेकिन डिफरेंट पर्सन के द्वारा जा रहे हैं, आगे नहीं। तो डुप्लीकेट इंस्पेक्शन करके या री इंस्पेक्शन करके भी हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल एरर्स को कम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं 48D में। 48D में क्या दिया है? 48D में क्या बोला था? 48D में बोला था कि तुम्हारे पास कोई डैमेज आता है तो उस डैमेज को पहले क्या करो? एसेस करो। एसेस करने के बाद ही क्या करो? क्या करोगे? मॉडिफिकेशन डाटा जो CR21 ऑर्गेनाइजेशन से लेते हो, मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर डाटा, उसको यूज करके मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर करोगे। लेकिन यहाँ पे उसका गाइडेंस मटेरियल दिया है। क्यों गाइडेंस मटेरियल दिया है? और यहाँ पे एक लाइन दिया है CDCCL। तो इसके लिए मैं तुमको थोड़ा कहानी बताता हूँ, तभी CDCCL समझ में आएगा। CDCCL क्या है, कौन बताएगा? CDCCL तो क्रिटिकल डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट को CL दिया है ना। इस CDCCL को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, CDC-CL, और इस CL की जगह में क्या लिख सकता हूँ? कंट्रोल
लिमिटेशन। लिमिटेशंस। देखो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तुम्हारा ये घर है, ठीक है, ये घर है, इस घर से यहाँ तक वो कहाँ जाएगा, यहाँ मान लो यहाँ स्कूल है, ठीक है, स्कूल में जाएगा। तो जाते टाइम इधर एक क्या पड़ता है, एक पौंड आता है, तालाब बोलते हो ना, तो यहाँ पे कुछ और आता है, नदी आता है, यहाँ पे कोई मार्केट आता है, ठीक है, ऐसा है। तो ये जो स्टूडेंट है ये यहाँ से स्कूल में जाता है, तो इसका कोई फादर मदर होगा, हाँ कि नहीं। तो ये स्कूल जाता है या कभी बंक मार देता है, इसके लिए तुमने एक प्लान बना रखा है। क्या प्लान बना रखा है, सबसे पहले तो इसको लिए तुमने क्रिटिकली डिजाइन कर दोगे। क्या डिजाइन कर दोगे, तुझे इतने बजे घर से निकलना है, इतने बजे स्कूल में पहुंचना है, ये रास्ते में जाना है, ऐसे ऐसे ही करना है, ठीक है। तो तुमने उसके लिए क्या डिजाइन कर दिया, प्लान डिजाइन कर दिया क्रिटिकल। रास्ते की किस साइड में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में ही जाना है। तुझे बैग में ये लेने है, खाना लेना है, बाहर से खाना नहीं खानी है, ये दुनिया भर की क्रिटिकल डिजाइन, और स्कूल में जाके पढ़ना है, कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी है। ये क्रिटिकली डिजाइन कर दिया। लेकिन तुम तो घर में हो, वो जा रहा है, पाठ पढ़ रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम भी डेली स्कूल जाते हो क्या। तो इसके लिए तुम लगा दोगे क्या, कंट्रोल लिमिटेशंस। कंट्रोल लिमिटेशंस कैसे लगाओगे, इसके साथ कोई दोस्त जा रहा होगा, या तुम्हारी कोई टीचर की पहचान होगी, या इसके साथ क्लासमेट्स होंगे कोई, या कुछ तो होगा जो इसके साथ क्या काम करेगा, स्पाई। स्पाई मतलब स्पाई मूवीज नहीं देखते हो क्या, तुम्हें लग रहा होगा कि, इसे भी लग रहा होगा कि वो इसका फ्रेंड है, सच में फ्रेंड ही होगा, लेकिन वो इसको स्पाई कर रहा होगा, देख रहा होगा, और सारे इंफॉर्मेशन किसको दे रहा होगा, उसके पेरेंट्स को। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये स्कूल जा, कभी अगर बंक मार दिया, इस मार्केट में चला गया, इस तालाब में घूमने के लिए चला गया, किधर भी चला गया, तो उस दिन इसी घर में पता चल जाएगा कि नहीं। सर दोनों फ्रेंड वैसे होंगे तो, हाँ सर दोनों दोस्त वैसे होंगे, दोनों दोस्त होंगे तो इधर टीचर भी बोला हो ना, दोनों दोस्त खराब होंगे तो वो किस्मत खराब है, वो रेयर कंडीशन में होता है। उसका फादर अगर वो डिटरमाइन किया है, जिसको डिटरमाइन किया है स्पाई बनेगा बोल के, उसका कुछ लक्षण वगैरह देख के ही किया होगा ना, ऐसे ही नहीं किया होगा ना। बाप बाप होता है, हाँ कि नहीं, इसलिए मैं एग्जांपल दिया। बाप से बढ़कर तुम नहीं हो सकते हो, ठीक है, रेयर केस में होता है वैसे। तो इसके पीछे कुछ तो स्पाई लगाया होगा उसने, ठीक है। तो क्रिटिकली वो ऑलरेडी डिजाइन किया है पहले से कि तू इतने बजे निकलेगा, इतने बजे स्कूल जाएगा, इतने बजे क्लास में बैठेगा, कोई क्लास बंक नहीं मारेगा, बाकी जो भी चीजें तेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो भी है तू करते रहना, तेरा सिस्टम चालू रहेगा। लेकिन उसके साथ वो अगर करता है या नहीं करता है, वो इंफॉर्मेशन भी पहुंचता रहे बाप के पास, इसके लिए वो स्पाई लगा दिया है। तो क्रिटिकली हमने क्या करते हैं, ऐसे ही क्रिटिकली एयरक्राफ्ट में भी हम सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं। और उस सिस्टम में से एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक फ्यूल टैंक है और कुछ इंजन, ऑटो पायलट, ऐसे कुछ सिस्टम्स है। वो क्या किया गया है, क्रिटिकली डिजाइन किया गया है। क्या किया गया है, क्रिटिकली डिजाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल फ्यूल टैंक, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इतना आसानी से खराब नहीं होगा और इतने आसानी से उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत ना पड़े। वो उस स्टैंडर्ड की डिजाइन किया गया है, उतना क्रिटिकली, ठीक है। तो तुमको उसमें सिर्फ करना क्या है, जो भी मेंटेनेंस करोगे तो
मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस करते करते ना बहुत सारी पार्ट्स की डिजाइनिंग ही बदल देती है, बहुत सारी पार्ट्स की फंक्शनिंग ही बदल देती है, उसकी एफिशिएंसी चेंज हो जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होता है, हाँ कि नहीं? तुम एक साइकिल लेके आए, तुम्हारा हैंडल बदल दिया, हैंडल को काट दिया और कुछ वहां पे जोड़ दिया, लकड़ी बांध दिया, ऐसे 2 बॉक्स लगा दिया। कोई कोई मैं बाइकर देखा हूँ, बाइकर के पीछे आगे कुछ बॉक्स लगे हुए रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें मॉडिफाई कर देते हैं। वो बाइक कम कुछ नाटक वाटक का कुछ और गाड़ी जैसे दिखता है, करते हैं कि नहीं? लेकिन ऐसे कुछ सिस्टम्स है जिसको क्रिटिकली डिजाइन किया गया है, उसमें तुम कोई भी चेंजेस करने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस गलती से भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैन्युफैक्चर ने क्या दे रखा है, पढ़ो इसको, क्या दे रखा है? कंट्रोल तो लिमिटेशन। भाई तू मेंटेनेंस कर रहा है, सही बात है, लेकिन तू इसको ही फॉलो करके करेगा, इस कंट्रोल लिमिटेशंस को। तेरे लिए हमेशा लिमिटेशंस है, तू विदाउट लिमिटेशंस तू इसको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, और कोई सिस्टम है जो CDCCL प्रिंसिपल्स के अंडर नहीं आता है, तो भाई बात तू अपना खेल चला, या अपना खेल नहीं चलेगा, ऑपरेटर का कोई एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, ऑपरेटर कोई भी इंप्रूवमेंट के लिए ये सिस्टम्स को कभी भी बदलेगा नहीं। अगर इन सिस्टम्स के ऊपर तो छोड़ो, ये जो मान लो फ्यूल टैंक है जो CDCCL के अंडर आता है, इसको मेंटेनेंस करने के लिए मेंटेनेंस डाटा आता होगा, हाँ कि नहीं? आता होगा कि नहीं? अगर मेंटेनेंस डाटा की प्रोसीजर में कुछ चेंजेस करता है और उस चेंज्ड प्रोसीजर के हिसाब से, चेंज्ड मेंटेनेंस डाटा के प्रोसीजर के हिसाब से मेंटेनेंस करने लगता है, तो ये तो CDCCL की प्रिंसिपल में आता है, हाँ कि नहीं? तो इसने कोई वो फ्यूल टैंक की स्ट्रक्चर की में चेंजेस नहीं किया, खाली प्रोसीजर में चेंज करके इसको मेंटेनेंस करने लगा, मेंटेनेंस डाटा, मेंटेनेंस प्रोसीजर, ये चीजें बदल दिया, तो यहाँ पे माना जाएगा कि तुमने मेजर मॉडिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया? तुमने क्या कर दिया? तुम उस सिस्टम में मेजर मॉडिफिकेशन कर दिया, ऐसे बोला जाएगा, तुमने सिस्टम की वाट लगा दी, ऐसे बोला जाएगा। इसीलिए कोई भी CDCCL में आने वाली जो चीजें हैं उसको जनरली हाथ नहीं लगाता है, अपना दिमाग नहीं लगाता है, उसमें कोई भी चेंजेस करता नहीं है। तो ये देता कौन है? कौन देता है? TC होल्डर, डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, CR21 ऑर्गेनाइजेशन वाले, तो वो वैसे जैसे देते हैं, जो भी CDCCL प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है जिन सिस्टम्स के लिए, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया फ्यूल टैंक, वो उनमें तुम कुछ भी चेंज कर दोगे तो उसको बोला जाएगा कि तुमने मॉडिफाई कर दिया, उसकी किसको, सिस्टम को ही मॉडिफाई कर दिया बोला जाएगा। भले ही तुम उसकी प्रोसीजर उसको चेंज किया और इसमें कुछ मेंटेनेंस किया, तो भी माना जाएगा कि तुमने इस सिस्टम को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ऐसे माना जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोसीजर्स को भी तुम चाह के भी बदल नहीं सकते हो। प्रोसीजर को बदल रहे हो मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुमने मॉडिफिकेशंस कर दे रहे हो। तो यहाँ पे वो बात स्टोरी बताया है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन शुड एंश्योर that when performing maintenance of CDCCL are not compromised, compromised और not compromised लिखा है, क्या लिखा है? CDCCL नॉट कॉम्प्रोमाइज, मतलब उसमें तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर ने जो बोल दिया, जैसे बोल दिया, जैसे बोला है वैसे ही करना है, कुछ भी हो जाए। इसलिए वो सिस्टम डिजाइन नया खरीदते टाइम जैसे रहता है, लगभग एयरक्राफ्ट की लाइफ टाइम खत्म होने तक लगभग वो सिस्टम वैसे ही रहता है। क्यों? उन सिस्टम्स को तुम्हें वैसे ही मेंटेन करके रखना है, उसमें कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है। एयरक्राफ्ट में ऐसे बहुत सारी सिस्टम्स है जो MEL में आते हैं, खराब हो गया छोड़ दो, बाद में डिफेक्ट रेक्टिफाई करो, ऐसे बहुत सारी चीजें। जब मैं कंपोनेंट्स पढ़ा रहा था, सर्टिफाइंग स्टाफ पढ़ा रहा था, उस टाइम पे बोला था कि तुम्हारे टेम्पररीली कुछ कंपोनेंट नहीं मिल रहा है तो टेम्पररीली 35 घंटे के लिए विदाउट CRS क्या कर दो,
क्या कर दो, उसको फ्लाइंग करके लेके आओ, 30 घंटे तक फ्लाइंग हो सकता है, जबकि सीआरएस नहीं है तो भी चलता था, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होता था, हाँ कि नहीं, सेफली फ्लाई करे तो। लेकिन कोई कंपोनेंट, कोई सिस्टम अगर सीडीसीसीएल के अंडर में आ जाता है तो उसमें ऐसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स में भी अलाउड नहीं है, मेंटेनेंस में भी अलाउड नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन तो तुम सोच ही नहीं कर सकते हो कि अपने हिसाब से कर दो, वो सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक लाइन ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, उसको पढ़ो, क्योंकि मैंने तुमको इतना बड़ा क्या समझाया हूँ, एग्जाम्पल समझाया हूँ एसीडीसीसीएल के बारे में, तो समझ में आ जाएगा। और थोड़ा अपेंडिक्स 4 में जाओ, वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो नया टॉपिक है वो है सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। तो कोई भी काम हो जाता है, साइन ऑफ वगैरह हो जाता है, तो क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क है, तो एरर कैप्चरिंग मेथड हो जाता है, ऐसे सब कुछ हो जाता है, तो फाइनली हमें क्या देना पड़ता है, कोई बताएगा क्या देना पड़ता है फाइनली? हम ऐसे ही बोल रहे हो, बोलो, सीआरएस देना पड़ता है। अगर एयरक्राफ्ट होगा तो एयरक्राफ्ट सीआरएस, अगर एयरक्राफ्ट होगा तो एयरक्राफ्ट सीआरएस, आगे नहीं अगर एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के ऊपर तुमने क्या किया है, स्क्रीन दिख रहा है, एयरक्राफ्ट स्क्रीन दिख रहा है ना, तो एयरक्राफ्ट के ऊपर मेंटेनेंस किया है, तो तुम क्या दोगे, एयरक्राफ्ट सीआरएस। अगर तुमने किसके ऊपर मेंटेनेंस किया है, कंपोनेंट के ऊपर मेंटेनेंस किया है, तो क्या दोगे, कंपोनेंट सीआरएस। और ये दूसरा नाम से बहुत फेमस है, इसका नाम है CFON 1, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, CFON 1 यूज्ड फॉर रिलीज ऑफ एयरक्राफ्ट, फॉर रिलीज ऑफ कंपोनेंट, बोथ ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर होगा, बोथ कैसे होगा भाई, मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर से याद करना। फॉर रिलीज ऑफ कंपोनेंट आफ्टर मेंटेनेंस, which is used, CFON 1 used for release of aircraft after maintenance, component after maintenance, both of the above. हाँ, क्योंकि CFON 1 हम किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ कंपोनेंट्स को रिलीज करने के लिए यूज करते हैं, कंपोनेंट्स के साथ बंधा हुआ आता है, कंबाइन होके आता है, एयरक्राफ्ट के साथ नहीं आता है। एयरक्राफ्ट के साथ क्या आता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आता है, और एयरक्राफ्ट सीआरएस आता है। इसका कोई CFON तो नहीं है, शायद CR-21 में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम अभी के लिए याद रखना, एयरक्राफ्ट सीआरएस, एयरक्राफ्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट सीआरएस यूज करते हैं, कंपोनेंट के लिए हम कंपोनेंट सीआरएस यूज करते हैं, ओके, दैट इज CFON 1। इसका कुछ इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट भी मैं तुमको बोला था, ऐसा फॉर्म 1 फा 8130, ऐसे बहुत सारी चीजें बताया था ना, ठीक है, तो याद रखना। तो सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर बंद कर देंगे, ओके। तो सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस, CRS, वही बोल रहे थे ना तुम लोग, सही बोल रहे थे। CRS shall be issued by appropriately authorized certifying staff। ये authorized certifying staff के बारे में हम कहाँ पढ़े थे, कोई बताएगा, CR-66 में नहीं पढ़े थे वे, याद है, उस सर्टिफाइंग स्टाफ को यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑथराइज्ड लिखा गया ना, वो CR-66 के अनुसार लाइसेंस लेके आता था, लेकिन सर्टिफाइंग स्टाफ जब बनने के लिए जाता था, किस पॉइंट के हिसाब से बनता था, 145A-35, वो CR-145 सेक्शन है 35 के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता था।
35 पढ़े नहीं हो तुम? पढ़ा है ना? उसके पास वो 35 में जो जो रिक्वायरमेंट लिखा है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट था? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स को जानता होगा, उस एयरक्राफ्ट या कंपोनेंट जिसके ऊपर वो सर्टिफाइंग स्टाफ बन रहा है उसके ऊपर उतना कॉम्पिटेंसी होगी। पिछले 2 साल में कितना महीने की एक्सपीरियंस होगा? 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा। उसको कंटिन्यूएशन या इनिशियल ट्रेनिंग दिया जा रहा होगा। ये सब बहुत सारी चीजें बताया था ना। ये सारी चीजें होगी तो एक प्रॉपर सेरेमनी बना के उसको क्या दिया जाएगा? ऑथराइजेशन दिया जाएगा। किसके लिए? सर्टिफाइंग स्टाफ बनने के लिए। किसके भी आप में? मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के भी आप में। ठीक है, तो जो ऑथराइज्ड सर्टिफाइंग स्टाफ बना है मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन की भी आप में वो सीआरएस देता है। लेकिन कब देता है? कब देता है? when it has been verified that all maintenance ordered has been properly carried out by the organization in accordance with the procedure set out in MOE 145A70 मतलब MOE क्या है? MOE। वो MOE में जो भी प्रोसीजर लिखा है उस प्रोसीजर को फॉलो करके उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर एयरक्राफ्ट में वो सारे मेंटेनेंस हुआ है तो ये जो भाई अपना एयर ऑथराइज्ड सर्टिफाइंग स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन की बीहाफ में सीआरएस देने के लिए आएंगे। लेकिन देने से पहले टेकिंग इनटू अकाउंट मतलब ये कुछ और भी सोचेंगे। क्या सोचेंगे? थोड़ा पढ़ लेते हैं। Availability and use of maintenance data specified in the 45 and that are no non-compliances which are known to end anger flight safety। देखो यहाँ पे बढ़िया सा बात बोला है। तुमने मेंटेनेंस किसको फॉलो करके किया है? 145 है 45 क्या है? मेंटेनेंस डाटा। तो तुमने मेंटेनेंस डाटा को फुलफिल करके किया है और तुमने कोई नॉन कॉम्प्लायंस नहीं किया है। ऐसा नॉन कॉम्प्लायंस विच में एंड एंगर द फ्लाइट सेफ्टी। एंड एंगर का फ्लाइट सेफ्टी का मतलब है कि फ्लाइट सेफ्टी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करे ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा है। ऐसा कोई नॉन कॉम्प्लायंस नो है। नो नॉन कॉम्प्लायंस है। नो नॉन कॉम्प्लायंस होगा। एंड एंगर द फ्लाइट सेफ्टी नहीं होगा। तुमने मेंटेनेंस डाटा को फुलफिल किया होगा। और क्या क्या होगा? तुमने और क्या क्या होगा? एमओई की प्रोसीजर्स को फॉलो किया होगा। ठीक है, सब कुछ सही है तो वो उस टाइम पे क्या क्या देगा? सीआरएस देगा। तो इसका जब हम एएमसी पढ़ेंगे ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। 3 से 4 दिन लगेगा। 3 दिन लगेगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो पूछो। देखो मैं एक बात बोल देता हूँ, मैं एक दूसरा बैच भी पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे प्रीवियस में। तो उनका 145 तुम्हारे को जितना दिन पढ़ा है ना अभी उसका आधा दिन में खत्म कर दिया। वो उतना तेज है, बहुत स्पीड है, फ्रेश बच्चे हैं, बहुत फास्ट है, बहुत कुछ समझते हैं, आंसर बहुत स्पीड देते हैं। तुम भी मेरे से इंटरेक्ट करते रहना, भले ही गलत बताना, मैं कुछ भी बोल दूं लेकिन मैं ठीक भी करता हूँ ना उसको, तुम गलत बोलते तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते हुए जाएगा। ओके, और वही हमें चाहिए। ज्यादा पढ़ने से कोई कुछ नहीं होता है, हमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा नहीं है। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी को सर मैं कल का क्लास मिस किया था, वो कल का आप सेंड कर देंगे सर प्लीज? रिकॉर्डिंग तो नहीं है लेकिन हाइलाइटेड पीडीएफ है। ठीक है, हाइलाइटेड पीडीएफ। ठीक है, हाइलाइटेड पीडीएफ में भेज देता हूँ, आज तक का हो जाएगा। ओके, चलो किसी और को कुछ पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है? नहीं तो आज का क्लास यहीं पे एंड कर दे। चलो एंड करो।